से हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में हिंदी जो पूछी जाती है उसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस सेट साबित होने वाली है। और ख़ास तौर से दोस्तों, जो कैंडिडेट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देखते हैं। हम आपको इस प्रैक्टिस सेट में हर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल भी बताएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से क्वेश्चन को रीड करते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है। एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है? चौथा आश्रम कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? दंड है, मोक्ष है, संन्यास है या छत्री है? तो चौथा ऑप्शन, चौथा आश्रम कौन सा है? कौन सा होगा? दंड होगा, मोक्ष होगा, संन्यास होगा या छत्री होगा? तो दोस्तों, जो चौथा आश्रम होता है वो संन्यास होता है। संन्यास होता है। मनुष्य की दोस्तों, मनुष्य की आयु 100 वर्ष मान करके इनकी गणना की गई है। 100 वर्ष मान करके। तो अगर हम ब्रह्मचर्य, छांदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। कौन से? छांदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। किसमें? जाबालोपनिषद में मिलता है। तो कौन कौन से हैं ये आश्रम? आइए देखते हैं। पहला ब्रह्मचर्य है जो कि 25 वर्ष तक होता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक। उसके बाद गृहस्थ होता है, ये भी 25 वर्ष तक होता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 वर्ष से 50 वर्ष तक हमारा क्या होता है? गृहस्थ होता है। और वानप्रस्थ हमारा होता है 50 से 75 वर्ष तक। और संन्यास जो होता है वो 75 से 100 वर्ष तक। तो क्वेश्चन यही पूछा है, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है? तो वह चौथा आश्रम संन्यास होगा। संन्यास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रौढ़ का अर्थ बताएं। प्रौढ़ का अर्थ क्या होगा? प्रौढ़ का अर्थ क्या होगा? अपरिपक्व होगा या अनुभवहीन होगा या वयस्क होगा या अशक्त होगा? क्या होगा? प्रौढ़ का अर्थ बताइए। तो दोस्तों, प्रौढ़ का जो अर्थ होगा वो वयस्क होगा। ठीक है, प्रौढ़ का अर्थ जो होता है वो अयस्क होता है, वयस्क होता है। ठीक है, वयस्क। तो वयस्क, प्रौढ़ का अर्थ वयस्क होता है। और क्या क्या होते हैं? वयोवृद्ध होता है, परिपक्व होता है, प्रधान होता है, आदि शब्द होते हैं। तो प्रौढ़ का अर्थ वयस्क हो गया, एक वयोवृद्ध हो गया, परिपक्व हो गया, प्रधान आदि होता है प्रौढ़ का अर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है? उपाय से संबंधित नहीं है, कौन सा शब्द है? तरकीब है, साधन है, विलक्षण है या युक्ति है? कौन सा आंसर सही होगा? तो सही ऑप्शन होगा विलक्षण। ठीक है, विलक्षण। कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है? तो विलक्षण उपाय से संबंधित नहीं है। बाकी तरकीब हमारा उपाय से संबंधित है, साधन भी है, युक्ति है, लेकिन विलक्षण एक उपाय से संबंधित नहीं है। तो उपाय का जो अर्थ है वो तरकीब हो गया, साधन हो गया, युक्ति हो गया, प्रणाली हो गया, पद्धति हो गया, ये सब होते हैं। जबकि विलक्षण जो होता है वह असाधारण के अर्थ में व्यक्त किया जाता है। किसमें? असाधारण के अर्थ में व्यक्त किया जाता है विलक्षण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विलक्षण होगा, यही नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, सैकड़ों लोग मारे गए, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। कौन सा निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो नहीं और हाँ का जरूर आप लोग क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इससे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो नहीं और हाँ का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। सैकड़ों लोग मारे गए, क्या सैकड़ों लोग मारे गए एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, इसका मतलब वो पूछ रहा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सैकड़ों लोग मारे गए यही नहीं है। बाकी कुर्ते के लिए 2 मीटर एक निश्चित चीज़ है, 1 किलो आम भी एक निश्चित चीज़ है, और चाय में 50 ग्राम भी एक निश्चित संख्या को दर्शा रहा है। लेकिन सैकड़ों में कितना भी आ सकता है, 100 के अलावा 500, 600, सैकड़ों में बहुत सी संख्या, तो इसलिए ये अनिश्चित है। बाकी 2 मीटर एक निश्चित चीज़ है, सिर्फ दो बता रहा है, 1 किलो के बारे में बता रहा है, 50 ग्राम के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। वाक्य में 2 मीटर कपड़ा, 1 किलो आम तथा 50 ग्राम चीनी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, जबकि सैकड़ों लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का अर्थ क्या होगा? नदी का नाम होता है या मूषक होता है या ट्रेन का नाम होता है या सरोवर होता है? क्या होगा पुष्कर का अर्थ? तो दोस्तों पुष्कर का जो अर्थ होता है वो सरोवर होता है। सरोवर माने एक प्रकार से आप समझिए तालाब। सरोवर माने होता है तालाब, ठीक है। पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर, जो तालाब के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और मूषक का अर्थ होता है चूहा, ठीक है। तो मूषक का अर्थ होता है चूहा। अगला क्वेश्चन, मैं आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? यहाँ पे ने मैंने लगा लीजिएगा, ने। तो मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिए हैं, या मैंने आम लिए हैं, या हमने आम लिए हैं, या हमने आम ले लिया है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैंने आम ले लिया है का बहुवचन बताना है। तो मैंने आम ले लिए हैं क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा मैंने आम ले लिए हैं, ये करेक्ट आंसर होगा, बहुवचन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जटिल का अर्थ क्या होता है? जटिल का अर्थ बताइए, क्या होगा जटिल का अर्थ? व्यर्थ होगा, पेचीदा होगा, असंभव होगा या गंदा होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? व्यर्थ, पेचीदा, असंभव या गंदा? तो जो जटिल का अर्थ होता है वो होता है पेचीदा, ठीक है। क्या होता है? पेचीदा, ये अर्थ होता है जटिल का। जटिल के और भी अर्थ होते हैं। जटिल का अर्थ उलझा हुआ होता है, पेचीदा होता है, क्लिष्ट होता है, विकट होता है इत्यादि, ये जटिल के अर्थ होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया हूँ, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा? वर्तनी की दृष्टि से बताइए कौन सा सही वाक्य होगा। तो करेक्ट आंसर होगा मैंने आपको प्रणाम किया था। क्या? मैंने आपको प्रणाम किया था, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सही वाक्य यही होगा। अगला क्वेश्चन, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए क्या होगा? पतला होगा, सुख होगा, गड्ढा होगा या ढीठ होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? गाढ़ा शब्द का विलोम बताना है। पतला, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। पतला, सुख, गड्ढा या ढीठ, क्या होगा करेक्ट आंसर का जवाब? तो जो गाढ़ा शब्द का विलोम होगा वो होगा पतला। क्या होगा? पतला होगा, ठीक है। तो गाढ़ा का जो विलोम होता है वो पतला होता है, जबकि ढीठ का जो अर्थ होता है वो धृष्ट या निर्लज्ज होता है। क्या होता है? ढीठ का धृष्ट या निर्लज्ज होता है। ढीठ का विलोम विनीत होता है, विनीत, ठीक है। तो गाढ़ा शब्द का विलोम पतला हो गया, और ढीठ का अर्थ धृष्ट या निर्लज्ज होता है, लेकिन इसका ढीठ का विलोम की मैं बात करूँ तो क्या होता है? विनीत होता है, ठीक है, विनीत होता है। अगला क्वेश्चन, जिंदगी नामा के लेखक कौन हैं? जिंदगी नामा के लेखक कौन हैं? कृष्णा सोबती हैं, केदारनाथ सिंह हैं, कैफी आजमी हैं या कालिदास हैं? तो जिंदगी नामा के जो लेखक हैं वो हैं कृष्णा सोबती। कौन है? कृष्णा सोबती, ठीक है। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? कृष्णा सोबती। ये कृतियाँ भी पूछी जाती हैं, तो ये सब कृतियों का भी ध्यान देना होगा। जिंदगी की नामक लेखक कौन है? कृष्णा सोबती। अब इनके ये कृष्णा सोबती क्या है? एक उपन्यास है, उपन्यास है। तो कृष्णा सोबती जो हैं इनकी और भी कुछ उपन्यासें हैं, महत्वपूर्ण उपन्यास, जैसे कि मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, ये सब सारे उपन्यास कृष्णा सोबती की हैं, और जिंदगी नामा इनकी एक उपन्यास तो है ही। अगला क्वेश्चन, यह कथा उस समय की है, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु के पूर्व समुद्र पर शिवलिंग किया था। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। जो रिक्त स्थान है उसके लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? निर्माण स्थापित होगा, या जोड़ने पूजा होगा, या लांघने ध्यान होगा, या पारने रचना होगा? तो वाक्य पूरा कौन सा ऑप्शन करेगा? यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र पर शिवलिंग स्थापित किया था। तो सही ऑप्शन ए होगा, ये रिक्त स्थान उचित विकल्प यही है। यह विकल्प उचित है जो रिक्त स्थान की पूर्ति कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिलजुल मन, मिलजुल मन किसकी रचना है? तो नासिरा शर्मा की है, या चित्रा मुदगल की है, या ममता कालिया की है, या मृदुला गर्ग की है? तो मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन जो है वो मृदुला गर्ग की है। किसकी है? मृदुला गर्ग, ठीक है, मृदुला गर्ग की है। अब मिलजुल मन मृदुला गर्ग द्वारा लिखित 8 उपन्यासों में से एक है। इनके अन्य उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य,
मैं और मैं, कठ गुलाब और वसु का कुटुम। ठीक है, वसु का कुटुम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन की करें। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। राजन, अग्रजा, छात्र, सागर। तो इसमें से कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है, वो पहचानना है। तो इसमें से राजन, छात्र और सागर, ये तीनों क्या हैं, तीनों के तीनों क्या हैं, पुल्लिंग हैं। बाकी यहाँ पे अग्रजा जो हमारा है, करेक्ट आंसर अग्रजा होगा। अग्रजा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मोर के पंख सुंदर होता है, या मोर के पंख सुंदर होते हैं, या मोर का पंख सुंदर होता है, या मोरों के पंख सुंदर होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मोर के पंख सुंदर होते हैं, यह वाक्य एकदम शुद्ध लग रहा है। मोर के पंख सुंदर होते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा मोर के पंख सुंदर होते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मा, महेश ये तीनों जगत का संचालन करती हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? विष्णु, शक्तियाँ, कृष्ण देवियाँ, शिव भगवान, ऋषि देवता। आप लोग जहाँ जहाँ चेक कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ब्रह्मा के बाद विष्णु आएगा, महेश, ये तीनों शक्तियाँ जगत का संचालन करती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा विष्णु शक्तियाँ। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। ललित को 2 बेटियां हैं, जो कि गलत दिख रहा है, ये हो नहीं सकता। कर्म ही जीवन की कसौटी है, कसौटी होता है, कसौटी से लिखा है, ये है। डर के मारे चोर दौड़ गया, ये भी नहीं सही लग रहा है। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ये करेक्ट दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा ये, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? पीपर पात सरिस मंडोला, तो ये तो पता चल गया कि ये उपमा अलंकार है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि पीपर पात अलंकार का कौन सा अंग है? वाचक है, उपमेय है, साधारण धर्म है, या उपमान है? कौन सा होगा? तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक तथा साधारण धर्म। ठीक है, उपमेय, उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात यहाँ पे मन जो है ना, ये उपमेय होगा। जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय होता है, अर्थात मन हो गया। उपमान उसे कहते हैं जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए वो होता है उपमान, अर्थात यहाँ पे जो पीपर पात है ना, ये हमारा उपमान है। ठीक है, वाचक उसे कहते हैं जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाती है, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, अर्थात यहाँ पे सरिस हो गया। साधारण धर्म उसे कहते हैं जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए, अर्थात डोला। तो जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाती है वो होता है साधारण धर्म। तो उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं, वो हमने आपको बता दिया, डिटेल भी बता दिया। अगला क्वेश्चन, सियार का गुण स्वभाव क्या होता है? सुस्त मूर्ख, या धूर्ता चालाकी, या सफ़ेद चालाक, या गंदा विभत्स, क्या होता है? तो चालाक, सियार का गुण स्वभाव जो होता है वो धूर्तता और चालाकी का होता है। कैसा होता है? धूर्तता और चालाकी का। तो करेक्ट आंसर होगा धूर्तता और चालाकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किंचित, किंचित, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। कुछ होता है, थोड़ा होता है, लेकिन होता है, परंतु होता है, क्या होता है? तो जो किंचित होता है, किंचित, किंचित तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव बताना है, तो इसका किंचित का होता है कुछ, क्या होता है? कुछ होता है। तत्सम शब्द किंचित का तद्भव कुछ होता है, जबकि थोड़ा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम स्तोक होता है। थोड़ा का क्या होता है? स्तोक। थोड़ा जबकि तद्भव है, और थोड़ा का तत्सम, थोड़ा का तत्सम हो गया स्तोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक हैं कौन है? यशपाल हैं, कबीर हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो झूठा सच के जो लेखक हैं वो हैं यशपाल। कौन है? यशपाल है। झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं कौन कौन सी? दिव्या, देशद्रोही, दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उसकी बात इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, झूठा सच एक प्रकार का उपन्यास है, और इनकी ये प्रमुख कृतियां हैं यशपाल जी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्तनी के आधार पर, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, क्या होगा? तुम इसका दाम देते जाओ, या तुम इसके दाम देते जाओ? तो करेक्ट आंसर होगा तुम इसके दाम देते जाओ। क्या होगा? तुम इसके दाम देते जाओ। ये
वर्तनी की दृष्टि से एकदम सही वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास होगा या उत्प्रेक्ष अलंकार होगा या रूपक अलंकार होगा या उपमा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा? तो रूपक अलंकार होगा। करेक्ट आंसर रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में उपमेय को उपमान का रूप मान लिया गया है। उपमेय को उपमान का रूप मान लिया गया है, अतः यहाँ पे रूपक अलंकार होता है। और थोड़ा सा ट्रिक जानेंगे, जहाँ पे भी डैश आता है दो शब्दों के बीच में, वहाँ पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक है, आप लोग इससे भी याद कर सकते हैं। बाकी परिभाषा के हिसाब से आप जानना चाहते हैं कि रूपक अलंकार कैसे होगा, तो जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहीं पे रूपक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार आता है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? तो उपमा अलंकार में उप का जो अर्थ होता है क्या होता है? तौलना होता है या ऊपर होता है या बादल होता है या समीप होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उपमा अलंकार में उप का अर्थ होता है समीप। क्या होता है? समीप होता है। ठीक है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप से, और माँ का अर्थ होता है, इसमें माँ भी हो ना, उपमा, उप का मतलब होता है समीप, और माँ का अर्थ होता है देखना या तोलना। अतः समान धर्म गुण स्वभाव आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काफुर होना। काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बड़ा काम करना, गद्दार होना, भाग जाना या कलंकित होना? कौन सा ऑप्शन सही होगा? काफुर होना। काफुर होना का मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सही मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, रेहन पर रघु। रेहन पर रघु की लेखक का उपन्यास है, किसका है? रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? काशीनाथ सिंह का है, गोविंद मिश्र का है, मैत्रेयी पुष्पा का है या दूधनाथ सिंह का है? किसका है? तो करेक्ट आंसर होगा काशीनाथ सिंह का। काशीनाथ सिंह की जो उपन्यास है वो रेहन पर रघु है। थोड़ा सा हम आपको ये बताते हैं कि रेहन पर रघु नामक उपन्यास के जो लेखक हैं काशीनाथ सिंह हैं। इसी उपन्यास के लिए इन्हें वर्ष 2011 में, कब? 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। इनके द्वारा लिखित जो अन्य प्रमुख उपन्यास हैं वो अपना मोर्चा, काशी का अस्सी, महुआ चरित तथा उपसंहार, ये सब काशीनाथ सिंह के प्रमुख उपन्यासों में से एक हैं। और रेहन पर रघु उपन्यास के लिए 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत क्रोध करना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक घमंड होना, लाल और पीला रंग डालना? कौन सा ऑप्शन होगा? तो लाल पीला होने का मतलब होता है बहुत क्रोध करना। क्या होता है? बहुत क्रोध करना। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। पुल्लिंग, तेजस्वी, तपस्विनी, हंसनी, परोपकारिणी। क्या होगा? तेजस्वी होगा या तपस्विनी होगा या हंसनी? तपस्विनी, हंसनी, परोपकारिणी ये आपको स्त्रीलिंग समझ में आ ही रहे होंगे, लेकिन तेजस्वी आपको ये पुल्लिंग शब्द समझ में आ रहा है। तो ठीक है, तो तेजस्वी पुल्लिंग शब्द है, जबकि तपस्विनी, हंसनी तथा परोपकारिणी स्त्रीलिंग शब्द है। वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। काल बताइए, सामान्य वर्तमान काल है या सामान्य भूतकाल है या सामान्य भविष्य काल है या संभाव्य भविष्य काल? तो अगर वह काम बहुत ढंग से करते हैं, ता है, ती है, ये शब्द अगर आ जाते हैं तो आप लोग ये समझिए कि वर्तमान काल होगा। वर्तमान काल में एक ही ऑप्शन है जो कि सामान्य वर्तमान काल, तो सामान्य वर्तमान काल इसका करेक्ट आंसर। तो वह काम बहुत ढंग से करते हैं, सामान्य वर्तमान काल होगा। अगला क्वेश्चन, सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। सुप्त का सुप्त, ठीक है, यहाँ पे सॉरी सुप्त लिख लीजिएगा, सुप्त नहीं सुप्त, ये सुप्त इस तरीके से, सुप्त ऐसे। ठीक है, तो सुप्त का बताना है। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए, क्या होगा? घालक होगा, पौरस्त्य होगा या गर्मी होगा या जागृत होगा? तो जो सुप्त का विरुद्धार्थी होगा वो जागृत होता है। दोस्तों ऑप्शन में जो जागृत लिखा है ना, ये अशुद्ध लिखा है, आपका ऐसा शुद्ध होना चाहिए। कैसा? जागृत। जागृत ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके से जागृत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जागृत होगा। सुप्त का जो विरुद्धार्थी शब्द होगा वो जागृत होगा। ठीक है, अब जागृत शब्द अशुद्ध है, ये चौथा ऑप्शन जो है ना ये अशुद्ध है, बाकी जागृत इस तरीके से लिखा जाएगा। और पालक का विलोम, पालक का विलोम होता है घालक। ठीक है, जो घालक है ये पालक का विलोम होता है। और ठंडी का होता है गर्मी, तो गर्मी किसका हो गया? ठंडी का हो गया, ठंडी का हो गया गर्मी। और पाश्चात्य का विलोम पौरस्त्य होता है, पाश्चात्य का विलोम पौरस्त्य होता है या पौर्वात्य होता है। ठीक है, पौर्वात्य। अगला क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की के से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और परंपरा रही है।
रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए, कौन सा होगा? तो इसमें अगर हम बी वाला ऑप्शन उठाते हैं ये, तो सेंटेंस पूरा हो सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन कला के उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है। तो करेक्ट आंसर आपका बी बैठने वाला है। अगला क्वेश्चन, लोक में प्रचलित युक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है। लोक में प्रचलित युक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करें। तो आंसर होगा लोकोक्ति। करेक्ट आंसर होगा लोकोक्ति। लोकोक्ति जो होता है क्या होता है? एकदम स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, वो लोकोक्ति होती है। जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है, उसका क्रिया रूप, लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाता है। मुहावरे में माध्यम की आवश्यकता होती है, स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो मुहावरा स्वतंत्र रूप से नहीं प्रयोग किया जाता, लेकिन लोकोक्ति स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अध्यापिका प्लस इकाएं, अध्यापिका प्लस ए, अध्यापिका प्लस ए, अध्यापिका प्लस ए। तो क्या आंसर होगा? अध्यापिका प्लस ए, अध्यापिका प्लस ए। दोस्तों यहाँ पे आप ए ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे, ठीक है। अध्यापिका प्लस ए, ये करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनना है। 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगर का नाम बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग एकदम करेक्ट जवाब दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 3 नगरों के नाम बताइए, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। 3 नगरों के नाम बताइए, ऐसे, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस पुरस्कार से? तो जो मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। मुक्तिबोध जैनेन्द्र कुमार की एक उपन्यास है जिसके लिए उन्हें वर्ष 1966 में, कब? 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैनेन्द्र के अन्य उपन्यास हैं, वो परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है, कल्याणी है, विवर्त है, सुखदा है, व्यतीत है तथा जयवर्धन है। ये जैनेन्द्र कुमार की कुछ मुख्य उपन्यास ये हैं। बाकी मुक्तिबोध जैनेन्द्र कुमार की ही कृति है जिन्हें 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मुक्तिबोध के लिए। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? मुझे तो थोड़ी भूख है, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चे समझदार हो गए हैं। इसमें प्रविशेषण का यूज नहीं हुआ है। बाकी प्रविशेषण होता क्या है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। इसलिए यहाँ पे भूख की विशेषता प्रविशेषण हो सकता, थोड़ी बता रहे हैं ना, थोड़ी ही प्रविशेषण है। इसी प्रकार दूसरे में देखेंगे, सुंदर विशेषण है, बहुत ही प्रविशेषण है, सुंदर विशेषण है, बहुत ही प्रविशेषण है। और अगले क्वेश्चन में है, अगले ऑप्शन में है, खट्टे विशेषण हैं और कुछ ज़्यादा प्रविशेषण है, जबकि बच्चे समझदार हो गए हैं में प्रविशेषण नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी होगा, बच्चे समझदार हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, निरंतर रिक्त स्थान भरना है, करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का चयन करना है। रिक्त स्थान भरना है, ठीक है, उचित विकल्प का चयन करना है। हंगामा होगा, कार्य होगा, चित्कार हो गया, प्रयास होगा। तो निरंतर आप क्या करते हैं? कार्य करते हैं या प्रयास करते हैं? तो निरंतर प्रयास करने से, यहाँ पे प्रयास ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, रिक्त स्थान यही उचित विकल्प होगा। अगला शब्द, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बोध शब्द का समानार्थी शांत है या विस्मृत है या बोझ है या अनुभूति है, कौन सा है? तो बोध शब्द का जो समानार्थी होगा वो क्या होगा? अनुभूति होगा दोस्तों। क्या होगा? अनुभूति होगा। तो बोध जो है, बुद्ध की तीव्रता से ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला आंतरिक ज्ञान है, अतः बोध शब्द का समानार्थी शब्द अनुभूति होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा, ये पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? काली घटा का घमंड घटा में, तो इसमें दोस्तों यमक अलंकार का प्रयोग किया गया। किसका? यमक अलंकार का।
जब काव्य में, थोड़ा सा यमक अलंकार के बारे में बताते हैं। जब काव्य में एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, यहाँ पे 2 शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है ना, 2 या 2 से अधिक बार हो, परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ये थी आपकी परिभाषा। ठीक है, परिभाषा में क्या है, जब काव्य में एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो ये हमारा वाक्य क्या है, काली घटा का घमंड घटा। इसमें जो एक घटा है, एक घटा शब्द का जो 2 बार प्रयोग हुआ है, पहली घटा का जो अर्थ है वो है मेघमाला। ठीक है, और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। घटा जिसे कहते हैं समान घट गया, तो घटा माने कम होना। एक का होता है घटा माने मेघमाला, और दूसरी घटा का अर्थ होता है कम होना। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या, कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। ठीक है, यमक अलंकार कैसे होता है, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपके 38 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक तो ज़रूर बनता है, आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अपने दोस्तों को लाभ पहुँचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।